घोड़ा कितना सुंदर जानवर होता है, तबड़क तबड़क दौड़ता है। चना खिलाओ, लगाम बांधो, सैकड़ों किलोमीटर आपको लेकर जाएगा बिना शिकायत किए। पर वही घोड़ा अगर बेलगाम हो जाए तो कोहराम मचा देता है। जैसे शंकर शैलेंद्र ने लिखा था कि आज से नहीं, बचपन से देखता हूं इन बेलगाम घोड़ों को, उन्मत्त हिनहिनाते उछलते कूदते, रौंदते बागों को, बगीचों को, कलियों को, फूलों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सशक्तों को, अशक्तों को। लगाम जरूरी होती है, अगर लगाम नहीं लगाई जाए तो तबाही मच जाती है। मध्य पूर्व का आप हाल देख लीजिए, ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने जो जंग शुरू की थी, 101 दिन के बाद फिर उसी तेजी के साथ शुरू होती दिख रही है जैसे फरवरी 2026 के अंत में हुई थी। फिर एक बार ईरान और इजराइल के आसमान में मिसाइलों की रोशनी चमक रही है, जबकि एक अस्थायी सीजफायर तो चल ही रहा है। फिर जंग क्यों शुरू हो रही है? क्योंकि जंग के दौरान नेतन्याहू पर ट्रंप की लगाम ढीली पड़ गई है। हम सरकाज़म में बिल्कुल ये बात नहीं कह रहे हैं। ट्रंप खुद कहते हैं कि नेतन्याहू उनके आदेश पर काम करते हैं। पिछले महीने ही 19 मई को ट्रंप ने कहा था, नेतन्याहू विल डू व्हाटएवर आई वांट हिम टू डू, यानी मैं जो चाहूंगा नेतन्याहू वही करेंगे। 6 जून को भी उन्होंने यही बात दोहराई, आई कॉल द शॉट्स, यानी मैं लेता हूं फैसला, मैं हूं मेन आदमी, अल्फा मेल। पर असलियत क्या है? नेतन्याहू का जब मन होता है, जो मन होता है वो अपने हिसाब से कर देते हैं। इसके 3 उदाहरण आप ले लीजिए। 18 अप्रैल को ट्रंप ने कहा इजराइल को लेबनान पर हमला करने की अनुमति नहीं है। इसके तुरंत बाद नेतन्याहू ने धमाधम बेरूत पर बम पटके, राजधानी है लेबनान की। 1 जून को ट्रंप ने कहा सीज फायर हो गया है, न इजराइल हमला करेगा न हिजबुल्लाह हमला करेगा। सीज फायर के ऐलान के बाद नेतन्याहू ने फिर लेबनान पर हमला किया। फिर आज का उदाहरण है, 8 जून को जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी तो ट्रंप ने पब्लिकली कहा कि इजराइल को ईरान पर जवाबी हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं डिसाइड कर रहा हूं। नतीजा आपने देखा, ईरान के 3 शहरों पर इजराइल ने बम बरसाए हैं, तेहरान, इस्फहान और तबरीज। जवाब में ईरान ने मिसाइलों का दूसरा बैच दाग दिया है इजराइल की तरफ। दुनिया भर के शेयर मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है और ऑयल प्राइस 5% बढ़ गए हैं। ऑयल प्राइस मतलब क्रूड ऑयल। मध्य पूर्व में अब फिर से वो शुरू हो रहा है जिसकी सबसे ज्यादा आशंका जताई जा रही थी। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दोस्ती के कई कहानियां और किस्से गढ़े जाते हैं। कहते हैं कि इन्हीं के कहने पर ट्रंप जो एम्बेसी है इजराइल में यूएस की, उसको जेरूशलेम लेकर के चले गए थे। लेकिन जब से ये लड़ाई चल रही है तब से दोस्ती कमजोर हुई है और इस चुनाव का ये पहला उदाहरण नहीं है। कुछ दिन पहले आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। ट्रंप ने गाली गलौज तक की थी नेतन्याहू के साथ क्योंकि वो लेबनान पर हमले नहीं रोक रहे थे। एग्जैक्टली क्या कहा था हम आपको नहीं बता सकते, यहाँ पे लिटरल गालियां थी। तब भी बात नहीं मानी थी नेतन्याहू ने, अभी भी नहीं मान रहे हैं। इजरायली एनालिस्ट ओरी गोल्डबर्ग ने कहा है कि इस वजह से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि कल को सरकार बदलने के बाद सब सही हो जाएगा, प्रभाव लंबा रहेगा। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब इजराइल पर यूएस की जासूसी करने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी डीआईए के अधिकारियों ने बात कही है। डीआईए ने इजराइल अलर्ट का भी स्तर बढ़ा दिया। इजराइल को लेकर जो अलर्ट है, यहां तक कि उसे रूस से ऊपर रखा, यानी जितना खतरा अमेरिका को रूस से जासूसी का नहीं महसूस होता, उतना इजराइल से महसूस हो रहा है। अब एक तरफ नेतन्याहू ट्रंप को दरकिनार कर अपने हिसाब से जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके देश पर इस तरह के इल्जाम भी लग रहे हैं। तो आज के शो में इन्हीं बिंदुओं पर बात होगी। जानेंगे कि नेतन्याहू को ट्रंप की बात क्यों नहीं समझ में आती और क्या फिर से फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो सकती है, और इजराइल पर अमेरिका की जासूसी के इल्जाम जो लगे हैं उनका आधार क्या है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी रात सीजफायर होता है। तीनों पक्ष सहमति जताते हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका, कि हमले बंद किए जाएंगे सारे फ्रंट्स पर। हर फ्रंट का मतलब क्या हुआ? इजराइल, ईरान, फारस की खाड़ी के सारे मुल्क, गजा और लेबनान। गल्फ देशों और इजराइल पर हमले रुके, ये एक पक्ष का आग्रह था, यूएस और इजराइल। और लेबनान में हमले रुके, ये ईरान का आग्रह था। पाकिस्तान ने मध्यस्थता की थी। अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों ने हमले बंद भी किए, पर इजराइल ने उसी दिन सीज फायर की धज्जियां उड़ाई। 8 अप्रैल को लेबनान के लगभग 100 ठिकानों पर हमले किए गए जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए।
ईरान ने जब ये कहा कि सीज़फायर का उल्लंघन है तो इजरायल और अमेरिका बात से पलट गए, कहा कि लेबनान पर जंग रोकने की तो बात ही नहीं हुई थी। जबकि अमेरिकी मीडिया ने भी सीज़फायर की जो शर्तें लिखी थी या रिपोर्ट की थी उसमें भी हर फ्रंट पर जंग रोकने की बात थी, इंक्लूडिंग लेबनान। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया था उसमें भी ये बात लिखी हुई थी। इसके बावजूद इजरायली हमले होते रहे। नतीजा यह है कि आज ईरान के खिलाफ जंग तो लगभग रुकती दिख रही है, इक्का दुक्का इंसिडेंट होते हैं, लेकिन लेबनान में तबाही जारी है। हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है। किसी भी जंग को आपको नंबर्स में नहीं देखना चाहिए कि कितने लोग मरे, लेकिन जिन लोगों को नंबर से फर्क ही पड़ता है, नंबर ही उनको देखना है, उनके लिए हम बता देते हैं कि इस जंग में सबसे ज्यादा लोग लेबनान के मारे गए हैं, ईरान से भी ज्यादा। 8 जून को जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं तब तक लेबनान में लोगों के मरने का आंकड़ा 3,500 के पार पहुंच चुका था। गजा वॉर के बाद भी जब 2024 में लेबनान पर इजरायली हमले शुरू हुए थे तब उनमें भी लेबनान के 2700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इजरायल दावा करता है कि उन्हें हिजबुल्लाह से सीधा थ्रेट है, इसलिए हिजबुल्लाह को खत्म करना जरूरी है। यही तक 2024 में भी दिया गया, अभी भी दिया जा रहा है। जबकि हिजबुल्लाह कहता है कि उनका मकसद लेबनान को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से आज़ाद कराना है। ऐसा किया जा सकता है। 1982 में हिजबुल्लाह बना था तो एक ही मकसद था कि लेबनान पर जो इसराइल का कब्जा था सदर्न लेबनान पर, उससे आज़ादी। हिजबुल्लाह सफल हुआ। 2006 में इजरायली सेना ने लेबनान को खाली किया। फिर हिजबुल्लाह ने अपने लक्ष्यों में एक बात जोड़ दी, फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए संघर्ष, और यही बात इजरायल को ज्यादा खटकती। 2006 के बाद से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, पर जब इजरायल ने हमास के खिलाफ जंग लड़ी तो हिजबुल्लाह इसमें शामिल हुआ। और अब जब इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है तब हिजबुल्लाह इसे भी अपनी ही जंग समझता है, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान के सुप्रीम लीडर की आज्ञा मानता है। हिजबुल्लाह के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई जो हैं वो मार्गदर्शक हैं। इजरायल दावा करता है कि वो हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, लेबनान से नहीं लड़ रहा है, लेकिन कब्जा उसने लेबनान की जमीन पर ही किया है और उसके हमलों में लेबनान के आम लोग ही मारे जा रहे हैं। मई की शुरुआत में ही 15 मील से ज्यादा जमीन पर इजरायल ने कब्जा कर लिया था फ्रॉम दी बॉर्डर। 26 मई को अल जजीरा की इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ने एक रिपोर्ट छापी। इसमें उन्होंने बताया कि गजा, लेबनान और सीरिया में जो इजरायली कब्जा है वो मैप से आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जमीनी हकीकत इससे अधिक जटिल है। कब्जा मैप में जितना दिख रहा है उससे ज्यादा है। पिछले हफ्ते ही नेतन्याहू ने गजा की 70% जमीन पर कब्जा करने का ऑर्डर दिया था। गजा सीज फायर का एक खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, क्योंकि ट्रंप की सरपरस्ती में जो सीज फायर हुई थी उसमें साफ लिखा था कि 3 फेज में इजरायली सेना पीछे हटेगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। सेम चीज, सेम स्क्रिप्ट आपको लेबनान में दिख रही है। लेबनान की इतनी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस समय जो विवाद बढ़ा है उसकी वजह लेबनान पर हुआ हमला ही है। वही लेबनान जिस पर हमला न करने की बात डोनाल्ड ट्रंप बार बार नेतन्याहू से कह चुके हैं। खुद अपनी सरपरस्ती में मई महीने में लेबनान और इजरायल के बीच युद्ध विराम उन्होंने करवाया था, फिर भी लड़ाई नहीं रुकी तो 2 जून को ट्रंप ने खुद हिजबुल्लाह के अधिकारियों को कॉल किया और मनाने की कोशिश की, लेकिन जंग नहीं रुकी। दोनों तरफ से हमले चल रहे हैं। फिर 5 जून को नेतन्याहू ने धमकी दी कि बेरूत पर नए हमले होंगे। इस बार ईरान ने कहा कि आपने बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अगर लेबनान पर इजरायल और हमले करता है तो उसे हमले झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इजरायल ने इस चेतावनी पर कोई एक्शन नहीं लिया, हमला किया लेबनान पर। उसके जवाब में ईरान ने मिसाइलों की बौछार इजरायल पर कर दी है। आईआरजीसी ने कहा है कि जब तक लेबनान पर हमला होता रहेगा ईरान के हमले नहीं रुकेंगे इजरायल पर। अब ट्रंप मचल रहे हैं कि कैसे लड़ाई को रोक लें, पूरी ही जंग से एग्जिट चाहते हैं। कुछ देर पहले उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान और इजरायल लड़ाई रोकने के लिए राजी हो गए हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि सीज फायर के हिसाब से क्या इजरायल लेबनान पर हमले रोकने को तैयार हुआ है। शायद अब वो इस बात को एड्रेस करना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें सीरियसली एक पक्ष ले नहीं रहा है। ट्रंप ने आज ही कहा है कि नेतन्याहू को हमले रोकने होंगे, पर हमले तो जारी हैं। दोनों देशों के रिश्ते खराब हो रहे हैं। डेमोक्रेट्स तो ये भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू ट्रंप की बेइज्जती कर रहे हैं। अब बेइज्जती हो रही है, रिश्ते खराब होने की बात हो रही है। क्या वाकई इजरायल और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब हो सकते हैं? और रिश्ते खराब हो जाने की सूरत में क्या अमेरिका का जो समर्थन इजरायल के लिए है वो घटेगा? इन सवालों के जवाब फौरी तौर पर तो नहीं दिए जा सकते, लेकिन अगर आप ट्रेंड्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इजरायल का पीआर अमेरिका में वीक तो हुआ है। ट्रंप ने भी ये बात कह दी है। फोन पर डांटते हुए नेतन्याहू को उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारी वजह से हर कोई इजरायल से नफरत करने लगा है। फिर अमेरिका में 25 साल के इतिहास में पहली बार इजरायलियों के प्रति सहानुभूति कम हुई है, फिलिस्तीनियों की तरफ सहानुभूति बढ़ी है।
गैलप के 2026 के सर्वे में ये दिखता है। 41% अमेरिकियों ने कहा कि वह फिलिस्तीनियों के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं, जबकि 36% ने इजरायलियों के प्रति सहानुभूति की बात कही। एक साल पहले यह आंकड़ा उल्टा था, 46% इजरायल के तरफ थे और 33% फिलिस्तीन के तरफ। फिर यंग जनरेशन में फिलिस्तीन के प्रति समर्थन और भी ज्यादा है। 53% यंग लोग मानते हैं अमेरिका में कि फिलिस्तीन को समर्थन करना चाहिए। ईरान के खिलाफ शुरू हुई जंग के खिलाफ भी अमेरिका में लोगों में बड़ा गुस्सा है। जंग को सपोर्ट करने वाले कम हैं, विरोध करने वाले ज्यादा हैं। फिर ब्लॉक द बॉम्ब्स एक्ट के लिए समर्थन बढ़ रहा है। कांग्रेस वुमन डीलिया रमीरेज ये एक्ट लेकर आई हैं। इसमें इसराइल को सीमित मिलिट्री सप्लाई देने की बात कही गई है। इसराइल में जो ज्यादातर वेपनरी आप देख रहे हैं, कुछ उन्होंने बनाया है, ज्यादातर यूएस से इंपोर्ट होता है। इसराइल का अपना जो R&D है उसमें भी यूएस की बड़ी मदद होती है, पैसा होता है। तो इस बिल में कहा जा रहा है कि इसराइल को लिमिटेड मिलिट्री सप्लाई हो। खतरनाक बमों की एक लिस्ट बनी है जो इस एक्ट के मुताबिक इसराइल को नहीं दिए जाने चाहिए। अब इस एक्ट को समर्थन बढ़ रहा है। एक साल पहले इस एक्ट को 21 लोग समर्थन देते थे सांसद, अब 73 को स्पॉन्सर्स हो गए हैं इसके। हालांकि अभी भी ये बहुमत की संख्या से बहुत दूर है, लेकिन आप ट्रेंड देख रहे हैं कि पहले से ज्यादा लोग अब ये मानते हैं कि इसराइल को इतनी मिलिट्री एड नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे वक्त में जब अमेरिका में इसराइल के खिलाफ माहौल बन रहा है, उसके लिए समर्थन घट रहा है, नेतन्याहू ट्रंप के बीच गाली गलौज हो रही है, तब इस बात का भी खतरा बढ़ रहा है कि इसराइल अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी करवा सकता है। पेंटागन के अधिकारियों ने खुद कहा है, हम गॉसिप की बात नहीं कर रहे। एनसीबी ने रिपोर्ट किया है कि पेंटागन ने इसराइल के काउंटर इंटेलिजेंस थ्रेट को बढ़ाकर क्रिटिकल कर दिया। रिपोर्ट कहती है कि ऐसे अधिकारियों पर सर्वेलेंस का खतरा ज्यादा है जो ईरान के साथ बातचीत में भूमिका निभा रहे हैं। एनवाईटी ने भी यह खबर रिपोर्ट की। उन्होंने अपनी खबर में 3 अधिकारियों के नाम भी लिखे हैं कि इन पर इजराइल की जासूसी हो सकती है। ये 3 नाम हैं स्टीव विटकॉफ जो वार्ताकार हैं, फिर पेंटागन के टॉप पॉलिसी ऑफिशियल हैं एल्ब्रिज ए कॉल्बी और उनकी डेप्यूटी हैं माइकल पी डिमिनो। एनवाईटी ने यह भी रिपोर्ट किया है कि जो इसराइल में अमेरिका के डिफेंस पर्सनल्स काम करते हैं, उनके फोन को भी हैक करने की कोशिश हुई है। ऐसा भी नहीं है कि इसराइल सिर्फ अमेरिकी अधिकारियों को सर्विलेंस कर रहा है, वो इस बात से भी बहुत सावधान रहता है कि कहीं उसका सर्विलेंस कोई नहीं कर रहा हो। एनबीसी ने रिपोर्ट किया है कि इजरायली अधिकारी कोई भी जरूरी मीटिंग किसी आम जगह नहीं करते। उन्हें अपनी बातें करने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए होती है और वो उसकी डिमांड भी करते हैं। किसी होटल में वो नहीं मिलते हैं, जांच परख करके लोकेशन फिक्स की जाती है। अच्छी ही बात है, कॉम्प्लीमेंट ही देना चाहिए इस बात के लिए, तो उन्हें ऐसे ही होता है। अखबार ये भी लिख रहा है कि इजरायली जो अमेरिकियों की जासूसी कर रहे हैं वो 2024 के बाद से बढ़ी है। अखबार इशारा कर रहा है कि वो समय था जब गजा वॉर में जो बाइडेन का समर्थन इजराइल के लिए घटता जा रहा था। अब इस तरह का कोई सनसनीखेज इल्जाम लगता है कि जहां से सब पैसा ले रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं, वहां पे छेद कोई कर रहा होगा क्या इजराइल अमेरिका की जासूसी कर रहा होगा? तो उसके लिए इतिहास से आपको मिसालें मिल जाती हैं। 1980 के दशक में जोनाथन पोलार्ड का मामला अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े जासूसी स्कैंडल्स में से एक है। जोनाथन अमेरिका का ही एक सिटीजन था, नेवल इंटेलिजेंस कमांड में नौकरी करता था, इंटेलिजेंस एनालिस्ट था। उसका काम दुनिया भर से इकट्ठा की गई खुफिया जानकारी का अध्ययन करना था। इस नौकरी की वजह से उसे हजारों गोपनीय दस्तावेज देखने का एक्सेस मिला था। इसमें सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें, मिलिट्री रिपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस वगैरह से जुड़ी जानकारियां उसको एक्सेस उसके पास था, वो देख सकता था। 1984 में उसकी मुलाकात एवीएम सेला से हुई। सेला उस वक्त इजरायली वायुसेना के कर्नल थे। सेला को पोलार्ड कहता था कि अमेरिका कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इजरायल के साथ साझा नहीं कर रहा है, मैं वो आपको दे सकता हूं। इसके बदले में पोलार्ड को पैसा मिला। पोलार्ड नियमित रूप से अपने ऑफिस से गोपनीय दस्तावेज निकालता, कई बार ब्रीफकेस और बड़े लिफाफों में फाइलें भरकर बाहर ले जाता। कुछ दस्तावेज इतने भारी भरकम होते थे कि उन्हें फोटोकॉपी करने में घंटों लगते थे और जांच के दौरान पता चला कि उसने हजारों पन्नों की सामग्री इजरायल को दी। ऐसी जानकारी जो अमेरिका इजरायल को नहीं देना चाहता था, इजरायल ने स्पाइंग से चुराई। इसमें अरब देशों की सैन्य क्षमताएं, अरब देश कौन से? जो अमेरिका से हार्डवेयर खरीद रहे हैं, सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर जानकारी, सोवियत यूनियन मिडल ईस्ट में जो तकनीक दे रहा है उसकी जानकारी, आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी, ये सब शामिल था। 1985 में कलीग्स को शक हुआ। नवंबर 1985 में पोलार्ड को एहसास हुआ कि अब इसको पकड़ लिया जाएगा, तो उसने अपनी पत्नी के साथ वॉशिंगटन डीसी स्थित इजरायली दूतावास में शरण मांगी। वो अंदर भी गया एम्बेसी के ताकि गिरफ्तारी से बच सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इजरायलीज जिन्होंने उसे पैसा दिया था अमेरिकी सीक्रेट्स देने के लिए, उन्होंने एम्बेसी में अलाउ नहीं किया, क्योंकि अगर वो अलाउ कर देते तो अमेरिका का शक पक्का हो जाता।
पोलार्ड दूतावास के बाहर ही रहा और FBI एजेंट्स ने उसे वहीं से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सबूत मिले और पोलार्ड ने अंततः जासूसी का अपराध स्वीकार किया। 1987 में अमेरिकी अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और सालों तक ये मामला अमेरिका और इजराइल के बीच रिश्तों में एक संवेदनशील मुद्दा बना रहा। पोलार्ड स्कैंडल जो हुआ था, इजराइल ने शुरुआत में उससे दूरी बनाई लेकिन बाद में उसे अपना एजेंट माना। समय के साथ कई इजरायली नेताओं ने उसकी रिहाई की मांग की और बाद में उसकी सजा घटाकर 30 साल की गई और 1998 में जेल में रहते हुए इजराइल ने उसे नागरिकता भी दी। 2015 में 30 साल जेल में बिताने के बाद पोलार्ड को रिहा किया गया। 5 साल तक बंदिशें थीं, जैसे अमेरिका से बाहर नहीं जा सकता। बाद में प्रतिबंध हट गए और 2020 में वो अमेरिका छोड़कर इजराइल गया, जहां उसका स्वागत गैस हु नेतन्याहू ने किया। ये हमने एक किस्सा बताया जो इजराइल ने खुद कबूला भी है, पर इस तरह के और भी इल्जाम इजराइल पर लगते रहते हैं। NBC और NYT की जिन रिपोर्ट्स के हवाले से हम ये खबरें आपको बता रहे हैं, ऑब्वियसली ट्रंप तक पहुंची होंगी। ट्रंप ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है क्योंकि उनका फोकस अभी ईरान वॉर पर ही है। वो ईरान से कह रहे हैं कि फ्रोजन एसेट्स तब तक रिलीज नहीं होंगे जब तक डील पर साइन नहीं होते। ईरान कह रहा है कि पहले फ्रोजन एसेट्स रिलीज करो, उसके बाद हम बात करेंगे। फ्रोजन एसेट्स के अलावा ईरान ये भी कह रहा है कि हॉर्मुज एक ही शर्त पर खुलेगा जब ईरान पर प्रतिबंध हटाए जाएंगे, पर ट्रंप इस बात पर पलटी मार रहे हैं। ट्रंप और मार्को रूबियो दोनों कह चुके हैं कि जंग के बाद भी हमारा प्लान ईरानी प्रतिबंध खत्म करने का नहीं है। जानकार कहते हैं कि अगर ट्रंप ने ऐसा कर दिया तो इसे अमेरिका में उनकी हार की तरह पेश किया जाएगा और ऑब्वियसली आप इलेक्शंस के पहले हारे हुए नहीं दिखना चाहते। हारना नेतन्याहू भी नहीं चाहते हैं, इसलिए वो लेबनान पर लगातार हमले कर रहे हैं। इसी साल इजराइल में चुनाव है, कम से कम वो ये चाह रहे होंगे कि एक जगह कंप्लीट विक्ट्री उनको मिल जाए। पर क्या हिजबुल्लाह को पूरी तरह हराकर कंप्लीट विक्ट्री मिल सकती है, ये वक्त ही बताएगा। ट्रंप ये कह तो रहे हैं कि उन्हें मिड टर्म की कोई खास चिंता नहीं है, इसलिए ईरान पर पूरा ध्यान भी दे रहे हैं और नेतन्याहू को हमला न करने की नसीहत भी। आज ही इजरायली चैनल्स में उन्होंने कहा कि अगर बीबी ने हमला किया तो ये सिलसिला पिछले 3000 साल की तरह चलता ही जाएगा, जंग नहीं रुकेगी। पर बात अब सिर्फ इतिहास की नहीं रही है, हमारी और आपकी जेबों पर इस जंग का असर पड़ रहा है। एक बार फिर लड़ाई शुरू होने से कच्चे तेल का दाम 5% बढ़ गया, लगभग $98 प्रति बैरल पर फिर से पहुंच गया है। कुछ दिन पहले ही 100 से नीचे आया था। 7 जून को हिंदुस्तान में डोमेस्टिक LPG के दाम 29 रुपए और बढ़ गए। जंग के बाद से अब तक इसमें 89 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, 1 रुपए कम 90। उसके अलावा कमर्शियल गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं। अब जो नए हमले हुए हैं उसकी वजह से महंगाई और भी बढ़ सकती है, इसलिए ईरान पर जो हमला हुआ है अमेरिका और इजराइल का, उसको हम लगातार राजदूत में कवर करते रहते हैं। आज का राजदूत साजिद ने लिखा और सर्वेश ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।